तो क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं? क्या अब महाराष्ट्र की कमान शिंदे से हटकर अजीत पवार के हाथ में जाने वाली है? और क्या शरद पवार और अजीत पवार फिर साथ आने वाले हैं? उद्धव ठाकरे क्यों अपने विरोधी अजीत पवार की अचानक से तारीफ कर रहे हैं? शरद पवार और उद्धव गुट के विधायक असमंजस में क्यों हैं? या फिर 2024 लोकसभा से पहले महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट करवट बदल रहा है? इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मनीषा। महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से चली राजनीतिक उठापटक को पूरे देश ने देखा। पहले शिवसेना का टूटना और शिंदे गुट का बीजेपी से मिलकर सरकार बनाना, उसके बाद एनसीपी में भी फूट और अजीत पवार का पार्टी तोड़कर भाजपा सरकार में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करना, ये वो तमाम घटनाएं हैं जिसने महाराष्ट्र जैसे राज्य की पूरी राजनीति को बदलकर रख दिया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे का अजीत पवार की तारीफ करना, शरद पवार और अजीत पवार में दूरी कम होना कहीं ना कहीं 48 लोकसभा सीट वाले राज्य में 2024 के चुनाव से पहले नए इशारे कर रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार की तारीफ की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार को ईमानदारी से काम करने वाला नेता बताया है। उन्होंने अजीत को कुशल प्रशासक बताते हुए कहा है कि सूबे में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वाले विभाग बेहतर तरीके से संभाले थे। उद्धव ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर अजीत के दावों को लेकर चुनाव आयोग ने शरद पवार से जवाब मांगा है। अजीत के साथ 3 मुलाकातों के बाद शरद पवार का रुख भी नरम हुआ है। शरद पवार के रुख ने उनके समर्थक विधायकों को भी असमंजस में डाल दिया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने पिछले हफ्ते अजीत पवार से उनके दफ्तर पहुंचकर मुलाकात भी की थी। पहले मुलाकात और फिर अब तारीफ। कहीं ये महाराष्ट्र में बनते किसी नए समीकरण की ओर इशारा तो नहीं? उद्धव ठाकरे एक तरफ अपनी ही बनाई पार्टी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे शरद पवार के साथ नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी में टूट की वजह माने जा रहे अजीत पवार की तारीफ भी कर रहे हैं, दफ्तर पहुंचकर मुलाकात भी कर रहे हैं। उद्धव के अजीत से मुलाकात और अब तारीफ कहीं चाचा भतीजे की रार समाप्त कराने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने का इशारा तो नहीं? उद्धव कहीं मध्यस्थ की भूमिका में तो नहीं आ गए? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अजीत पवार पिछले दिनों लगातार 3 दिन चाचा शरद पवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। अजीत पहले दिन अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शरद पवार की बीमार पत्नी का हाल जानने पहुंचे थे। इसके बाद अगले 2 दिन अजीत छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल के साथ ही अपने गुट के कई विधायकों को भी साथ लेकर गए। अजीत पवार से एक के बाद एक मुलाकात के बाद शरद पवार के सुर नरम पड़े हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पूरे घटनाक्रम के दौरान शरद पवार के साथ खड़े नजर आए। उद्धव और शरद पवार विपक्षी गठबंधन की बैठक में भी पहुंचे थे और अगली बैठक मुंबई में भी होनी है, जिसके मेजबान भी उद्धव और शरद पवार की पार्टी होगी। अजीत को लेकर शरद पवार की नरमी की वजह से उनके समर्थक विधायक पहले से ही असमंजस में हैं। शरद पवार गुट के विधायक विधानसभा के चालू सत्र में शामिल होने तो जा रहे हैं, लेकिन कार्यवाही के दौरान सदन में नहीं पहुंच रहे। इस असमंजस को उद्धव के बयान ने और गहरा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उद्धव का ये रुख अजीत की एंट्री से महाराष्ट्र सरकार में शिंदे गुट के कम होते प्रभाव का परिणाम भी हो सकता है। अजीत की सरकार में एंट्री के बाद शिंदे पर बीजेपी की निर्भरता कम हुई है। शिंदे खेमे के विरोध के बावजूद अजीत वित्त मंत्रालय की मांग पर अड़े रहे और अंत में लेकर ही माने। उद्धव ठाकरे को अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद विपक्ष में रहते हुए एकनाथ शिंदे के पर कतरने का मौका दिख रहा है। उद्धव की रणनीति अजीत की महत्वाकांक्षा को और हवा देकर शिंदे खेमे की सियासत कमजोर करने की भी हो सकती है। कभी शरद पवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल रहे प्रफुल्ल पटेल ने भी कह दिया है कि अभी भले ही यह संभव नहीं है, लेकिन अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रफुल्ल पटेल भी अजीत के साथ हैं। उद्धव ने अजीत की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र के खजाने की चाबी उनके यानी अजीत के पास होने का जिक्र करते हुए कहा है कि वे महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए काम करें। उद्धव का महाराष्ट्र के खजाने की चाबी यानी वित्त मंत्रालय की ओर इशारा करना है, क्योंकि जब शिंदे के नेतृत्व में उनकी पार्टी के विधायकों ने बगावत की थी तब इसी को मुख्य आधार बनाया गया था। शिवसेना विधायकों ने आरोप लगाया था कि अजीत पवार उन्हें पर्याप्त फंड नहीं दे रहे, वे शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
शिंदे समर्थक विधायकों ने जिन अजीत के पास वित्त मंत्रालय होने को लेकर अलग राह अपना ली, वही अजीत उनके नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री भी बना दिए गए। उद्धव भी चुनाव में इस मुद्दे को उछालेंगे, ये बयान इसी तरह इशारा करता है। सियासी गलियारों में अटकलें ये भी हैं कि क्या अजीत के सहारे उद्धव कहीं एनडीए में वापसी का रास्ता तैयार करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 2024 के चुनाव से पहले कुनबा बढ़ाने के मिशन में जुटा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहले एनडीए का हिस्सा रहे दलों को यह संदेश दे चुके हैं कि सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, हमने किसी को भी बीच में नहीं छोड़ा। जो छोड़कर गए हैं उन्हें तय करना है कि वे कब वापस आना चाहते हैं। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में एक ही गठबंधन तले आ गए हैं। ऐसे में अटकलें ये भी हैं कि महाराष्ट्र में भी क्या बिहार की तर्ज पर राजनीतिक समीकरण फिर से करवट लेगा। हालांकि जानकर फिलहाल उद्धव के एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को शून्य बता रहे हैं। उद्धव के मन में क्या है ये तो वही जाने। राजनीतिक बदलाव के इस बात को तब और बल मिला जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि 10 अगस्त के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और अजीत पवार को सीएम बना दिया जाएगा। हालांकि पृथ्वीराज के इस दावे के बाद बीजेपी ने तुरंत सफाई देते हुए ऐसे किसी परिवर्तन से इनकार कर दिया है। लेकिन राजनीति में कब दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाए कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, इसलिए यह भाजपा से लेकर विपक्ष के लिए काफी अहम राज्य है। यहाँ पर चल रही इन मुलाकातों और बयानों से ये तो साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जल्द महाराष्ट्र में कोई नया सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब इससे विपक्ष को फायदा होने वाला है या भाजपा और उसके साथी दलों को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। जमीनी हकीकत का सच जानने के लिए भी आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।